नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम का हिंदी जो विषय है क्षितिज भाग 2 से 5वां जो काव्य है उसका अभ्यास हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम 5वां जो काव्य है उनके जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उनका परिचय हम पहले देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1889 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्हें अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। निराला विस्तृत सारोकारों के कवि है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, अपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक का वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कवि निराला जी का परिचय देखा। अब हम उन्होंने जो यहाँ पर 2 कविताएं दी है, उत्साह और अट नहीं रही है, तो हम उनका पहले पाठ प्रवेश देखते हैं और फिर काव्य देखेंगे कि यहाँ पर पहला जो काव्य है उत्साह, तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं कि यहाँ पर कवि ने जो उत्साह काव्य लिखा है तो वह एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी कि पुकारना। तो ये जो काव्य है वह बादल को संबोधित करते हुए निराला जी ने हमें लिखकर दिया है। तो वहाँ पर उन्होंने इस बादल के आह्वान को संबोधित करके पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला काव्य लिखा है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और चेतना को अंकुरित करके विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले तरफ भी यह काव्य इशारा करता है। तो यहाँ पर उन्होंने उत्साह में बादल को आह्वान गीत के रूप में प्रस्तुत किया है, तो हम उसका पहले अभ्यास करेंगे। आगे देखते हैं कि कविता में कि बादल गरजो, कि कवि बादल से कहते हैं कि तुम गरजो। वो कहते हैं कि तुम रिमझिम बरसते हो, उससे नहीं चलेगा, तुम्हें जोरों से गरज कर बरसना होगा। आज जो निराश हो चुके हैं लोग जो है,
निराश हो चुके लोग जो है उनको तुम्हें पूरी तरह से क्या करना है, जगाना है। इसलिए तुम तेज आवाज़ में गर्जना करो, अपनी गर्जना से उन्हें संकेत दो कि सूचित करो कि अब आशा की किरणें फैल रही है, तुम वहाँ उपस्थित हो, जल्दी ही वर्षा होने वाली है। ऐसा कवि कहते हैं कि गर्मी से राहत मिलने वाली है, जल्द ही वर्षा होने वाली है। और क्या है कि तुम जो इतने समय से गर्मी से तप्त हो रहे थे, तो इसमें तुम्हें अब राहत मिलने वाली है। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि घेर घेर यानी यहाँ पर अनुप्रास है, यानी कि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है तो अनुप्रास अलंकार भी बनेगा। और उसकी यहाँ पर पुनरुक्ति यानी कि बारंबार जो शब्द प्रस्तुत होता है तो यहाँ पुनरुक्ति अलंकार भी है। यहाँ पर छायावादी कवियों की विशेषता है कि वो प्रकृति से प्रेम करते हैं और उनके तत्वों से अपनी कविताओं में उसे रखते हैं, और साथ ही उनकी भाषा कैसी है, सरल और सहज भी है। उसके साथ साथ उनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग भी दिया गया है। और आगे कवि कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी है, संगीतात्मकता की, उनकी कविताओं में संगीतात्मकता भी हमें देखने को मिलेगी। और गेयता यानी कि जो गाया जा सकता है वह कह रहे हैं कि धारा यानी कि क्या कि तेज प्रवाह से बहते पानी को धारण करने वाला कौन होता है, जो बादल होता है, यानी कि धाराधर है। ओ धाराधर इस पूरे आकाश को घेर लो, अर्थात इस पूरे आकाश को घेर लो और पूरे आकाश पर छा जाओ, ऐसा कवि बादल को कहते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि ललित यानी क्या होता है, सुंदर, मनोहर, तो उनकी छवि का, उसके स्वरूप का, बादलों के रूप का वर्णन करके कवि कह रहे हैं कि सुंदर मनोहारी काले घुंघराले बादलों, तुम बाल कल्पना के भांति पले हुए हो। मतलब कि उनका जो स्वरूप है वह कैसा है, बाल कल्पना यानी कि बालक के जैसा, यहाँ बच्चे के जैसा है कि जैसे बच्चे की कल्पना होती है अनगढ़, यानी कि क्या होता है कि उसका कोई भी एक स्थायी रूप नहीं होता है, वह हमेशा कैसा रहता है, बच्चे की जो कल्पना है वो हमेशा बदलती रहती है। तो यहाँ पर उसकी जो सोच होती है, उसके जो विचार होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, तेज़ी से चलते हैं। उसके मन में जो कल्पनाएं होती है वह कैसी होती है, नई नई होती है और बार बार बदलती रहती है। तो उसकी कल्पना के रूप भी कैसे है, बदलते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार के बादल भी है, ये नए नए रूप बदल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सुंदर काले घुंघराले यानी कि कैसे, जो घूंघर के समान होते हैं, जो गोल गोल होते हैं, तो ऐसे बच्चे के बाल भी ऐसे ही है, काले घुंघराले है। बच्चे की कल्पना के समान अनगढ़ रूप लिए हुए बादलों, क्या करो तुम बरसो। उनके हृदय में विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। कि विद्युत यानी क्या होता है, बिजली। जब दो बादल टकराते हैं तो क्या होता है, बिजली चमकती है। तो बिजली इतनी ऊर्जावान होती है कि धरती को भी चीर सकती है। तो ऐसी बिजली अपने भीतर समाये रखने वाले बादल, तुम उस कवि की भांति भी हो जो नई कविता लिखेगा। तो बादल में कवि लिख रहे हैं कि बादल की भांति नव जीवन देगा बादल, कि नव जीवन देते हैं। तो वो कौन देता है, तो वो बादल देते हैं। तो उससे क्या होगा कि नए अंकुर फूटेंगे और जो नए जीवन का प्रतीक है, नया जीवन शुरू करते हैं धरती पर। तो वे कह रहे हैं कि बादल उस कवि की भांति है जो अपने मन में विद्युत के समान
असीम ऊर्जा को छिपाए हुए नई कविता का सृजन करेंगे। फिर भर दो बादल गरजो, कि नई चेतना भर दो और बादल तुम क्या करो, गर्जना करो। ऐसा कवि कहते हैं कि वज्र छिपा यहाँ, यह वज्र छिपा यानी कि बिजली के लिए कहा गया है कि आकाश की बिजली। वज्र के दो अर्थ होते हैं और ये जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है। एक अर्थ है हथियार यानी शस्त्र, इंद्र का जो धनुष है वो भी कैसा है, वज्र है, उसका हथियार वज्र है। और एक अर्थ है कि आकाश से बिजली। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को छुपा करके रखो और उनको एक नई कविता में रच दो, उन्हें एक नई कविता का रूप दो। नूतन यानी क्या होता है, नया। नूतन का मतलब क्या होता है, नया। बादलों में छिपे उस बादल से कवि कहते हैं कि इस निरुत्साही जीवन में नई रचना के आधार पर उत्साह भर दो और नई ऊर्जा भर दो। कि विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। कवि कहते हैं कि आगे वो कहते हैं कि यहाँ गर्मी की ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में बरसात होती है, बरसात की ऋतु आती है तो क्या होता है कि गर्मी की ऋतु में विश्व यानी संसार के निदाद यानी कैसा, सकल सारे जन लोगों को, इस विश्व के सारे लोग इस गर्मी से बेहाल थे। विश्व के सारे लोग गर्मी से कैसे थे, बेहाल थे। तो विकल यानी कि क्या होता है, विकल थे यानी व्याकुल थे गर्मी से, उन्मत्त थे, अनमने थे, उनका मन कैसा था, एक जगह नहीं टिकता था। इस विश्व के सभी लोग गर्मी से व्याकुल और अनमने थे, ऐसा कवि कहते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, की और अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन यानी क्या होता है कि यहाँ पर घन यानी आसमान पर छाए ये बादल। घन का अर्थ क्या होता है, बादल। तो अनंत आसमान में यानी जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा आकाश की, आकाश के बादल तुम कहाँ, अज्ञात दिशा से आ गए हो। क्योंकि अज्ञात दिशा इसलिए कहा गया है कि कवि को नहीं मालूम कि वह कहाँ से आए हो और किस दिशा से आए हैं। जब ये आकाश में छाते हैं तो वो किसी ओर से किस ओर से आते हैं, यहाँ से वहाँ से, सभी तरह से हमें बादल आते हुए दिखाई देते हैं। तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वह कौन सी दिशा से आए हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि अज्ञात दिशा से अनंत के घन तुम लोगों में उत्साह भर दो। कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल तुम गरजो। कि ये जो तप्त धरा है, तप्त धरा यानी गर्मी से तपती हुई इस धरती को बरसात के पानी से तुम क्या करो, बरसो और इस धरती को, गर्मी से तपती धरती को शीतल कर दो, बादल तुम गरजो, तुम गर्जना करके बरसो। ऐसा कवि कह रहे हैं। बादल के इस रूप को बताकर वह कह रहे हैं कि कवि जो नई कविता लिखेंगे, क्या करेंगे, कवि नई कविता लिखेंगे, नई रचना लिखेंगे, तो उन्हें ऐसी कविता लिखनी है कि जो लोगों में नई चेतना का प्रारंभ करे और नई चेतना को उसके मन में भरे। तो नई चेतना के कवियों को वो कह रहे हैं कि अपनी रचना से लोगों में उत्साह और ऊर्जा भर दो, उनमें आशाएं भर दो, ताकि उनके कष्ट और दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो कवि बादल से इस तरह से गरजने के लिए कह रहे हैं और पूरी धरती को शीतल करने के लिए कह रहे हैं। तो इसके बाद का जो दूसरा काव्य है, अट नहीं रही है, तो इसका हम अभ्यास करेंगे अब। तो उसका भी पाठ प्रवेश पहले देखते हैं।
अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है कि यहाँ पर कवि ने फागुन की मादकता यानी कि फागुन महीने की सुंदरता को प्रकट किया है। और ये जो फागुन का महीना है वो कैसा है कि उस महीने में सर्वव्यापक सुंदरता की सभी तरह से चारों ओर जो सुंदरता छा जाती है, उन्होंने उस सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखा है। और जब फागुन का महीना आता है तो कैसे सबके मन प्रसन्न होते हैं वह उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो हम अब काव्य का अभ्यास करते हैं। काव्य है अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है कि अट नहीं रही है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस कविता में भाषा का जो प्रयोग हुआ है उसमें सरल सुंदर शब्द है, तत्सम शब्द भी है और उन्होंने यहाँ पर सरल शब्दों का भी उपयोग किया है। और यह गेयता यानी कि गाया जा सके ऐसा प्रवाहमयी भी है। साथ में अलंकार भी है और फागुन का मानवीयकरण किया गया हुआ है। फागुन के सौंदर्य में कवि इतना डूब गए हैं कि उनमें फागुन की आभा रच गई है कि कवि फागुन की जो सुंदरता है इसमें क्या हो गए हैं कि इतने डूब गए हैं कि उसमें फागुन की आभा रच गई है, ऐसा कवि कहते हैं। ऐसी आभा जो न शब्दों से अलग किया जा सकता है ना फागुन से। और उन्होंने इस कविता में अपने मन के भावों को बाहरी दुनिया के तालमेल से भी दिखाया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है कि जो फागुन की शोभा है उसके तन यानी कि शरीर, यहाँ पूरे वातावरण जो है वो कवि कह रहे हैं कि फागुन का जो सौंदर्य इतना अधिक है कि पूरे वातावरण में समा नहीं रहा है। अट यानी कि समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। वे कहते हैं कि जब भी हवा चलती है तो यह सुगंधित मादक हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे फागुन सांस ले रहा हो। और जब भी सांस लेता है तो हर घर भर देता है यानी कि हर तरफ यह हवा महसूस होती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो कि और फागुन का भी मन करता है कि वह पंख लगाकर ऊंचे आकाश में उड़े। जैसे नभ में पक्षी उड़ते हैं तो वे कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने मन के भाव, जब मन बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है तब वह भी कल्पना के पंख लगाकर ऊंचे आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन कल्पना के पंख लगाकर उड़ना चाहते हैं कि कवि जो है वह फागुन के सौंदर्य में इतने अंतर्मन हो गए हैं कि वह भी नभ में पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं पंख लगाकर। ऐसा वो कह रहे हैं कि जैसे कि कोई पक्षी उड़ता है कि वो भी पक्षी जैसे उड़ता है आसमान में, वैसे ही कवि का भी उड़ने का मन करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है कि कवि कहते हैं कि जब आँखें वो इस फागुन के सौंदर्य से हटाना चाहते हैं तो सारे नज़ारे को देखते हुए मन इतना उनका प्रसन्न हो रहा है कि इसे अपलक देखते रहने का मन करता है। अपलक यानी क्या होता है कि बिना आंखें पलकाए हुए वह इस फागुन के सौंदर्य को देखना चाहते हैं। इससे आंखें हटाने का मन ही नहीं करता है। और अगर हटाना भी चाहते हैं तो
तो क्या करते हैं कि यह जो सारा दृश्य है मुझे दिखाई देता है, तो इतना अधिक सुंदर दृश्य वहाँ उपस्थित है कि कवि अगर चाहे भी तो उसको अपने मन से दूर नहीं कर सकते, नज़र हटा नहीं पा रहे हैं। और आगे कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कि चारों ओर रंग बिरंगे क्या है, फूल है, और क्या है कि नए नए जो पत्ते हैं वो पेड़ पर आ गए हैं, और पत्तों से लदी जो डाल है वो पूरा पेड़ पत्तों से क्या हुआ है, लद गया है। तो कहीं हरी है तो कहीं लाल पत्ते हैं, मतलब कि पूरे वातावरण में तरह तरह के रंग हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कि और कहीं वृक्ष के गले में क्या हुआ है, उर यानी क्या होता है, गले में, और किसी वृक्ष के गले में मानो पुष्पमाला पड़ी हुई हो ऐसा दिखाई दे रहा है। कैसे पुष्प है कि हल्के हल्के मंद गंध, यानी कि हल्के हल्के गंध वाले फूलों की माला जो है वह मानो वृक्षों के गले में पड़ी हुई हो ऐसा दिखाई दे रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, कि पाट पाट यानी कि जगह जगह क्या है कि शोभा जो है वह शोभाश्री यानी कि सुंदरता से भरपूर, तो जगह जगह सुंदरता से भरपूर है। इतना अधिक हर जगह सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि मानो इस धरती पर समा ही नहीं रहा हो। फागुन का जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि इस धरती पर समा ही नहीं रहा हो, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने हमें फागुन का जो सौंदर्य है उसके बारे में बताया है, और फागुन के सौंदर्य में कवि का जो मन है वो किस तरह से उस सौंदर्य में तल्लीन हो गया है वो हमें देखने को मिल रहा है। और सभी जगह पर फागुन की जो सुंदरता है उसका जो सौंदर्य है वो किस तरह से फैला हुआ है वह हमें कवि ने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर ये काव्य पूरा होता है। तुम्हें इस काव्य को पढ़ना है, समझना है, और उनके जो प्रश्न के उत्तर है वो भी आप लोगों को इस काव्य को समझकर लिखने हैं।